अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम ज़रा बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान की, और उसमें जो है यूक्रेन में जो जो भी इशू चल रहा है उसके लिए वोटिंग होनी थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। उसमें इंडिया ने वोट नहीं किया, तो उसकी क्या वजह हो सकती है और क्यों इस तरह से इंडिया कर रहा है, ये बात हम करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान की हम ये बात करेंगे कि जी पाकिस्तान से जो है वो श्रीलंका ने कहा है कि वो $2 करोड़ जो है वो लोन लेगा। यानी हम तो सारी दुनिया से मांगते फिर रहे हैं, लेकिन कोई हमसे भी मांग रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ पोजीशन बेहतर है पाकिस्तान की आजकल, या ये सब हो क्या रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और हमें जी पाकिस्तान से ज्वाइन करेंगे फ़खर यूसुफजई। आप सब जानते ही हैं, जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने ज्वाइन किया। और इंडिया से आशीष सिंह, जो कि हमारे दोस्त हैं और आज बड़े अच्छे लग रहे हैं। आशीष, वैसे मैं ये जरूर कहूंगी, तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया कि आप भी आए। और सबसे पहले मैं फखर की तरफ चलूंगी, लेकिन ये सवाल फिर मैं आपसे भी करूंगी आशीष के आखिर हम जो है सब जगह से, चाइना से, अमेरिका से, पूरी दुनिया से हम लोन पकड़ते रहते हैं, किसी ने हमसे भी लोन मांग लिया फखर? ये मुझे लगता है ना, वो हमारे यहाँ क़यामत की निशानियां हम लोग पढ़ते रहते हैं। आपने भी शायद पढ़ी होंगी कोई स्कूल कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में, या वैसे भी आप बुक्स तो काफ़ी पढ़ती हैं रिलीजियस किस्म की, तो हो सकता है आपने पढ़ी हो ना। क़यामत की निशानियों में से ये मुझे लगी कि ये भी एक निशानी है कि एक तरफ तो हम बागे बागे फिर रहे हैं पूरी दुनिया में, और जो लोन पहले ही हमारा, मतलब जो रेड लाइन होती है उसको काफ़ी पहले हम क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त हम श्रीलंका को दे रहे हैं। तो अभी शो से पहले मैं यही बात कर रहा था कि यार इसका मतलब है कि ऐसे भी कोई है जो हमसे भी नीचे हैं। तो मतलब खुशी भी हो रही है और अफसोस भी हो रहा है कि एक तरफ हम चाइना से, सऊदी अरेबिया से, इवन ताजिकिस्तान से हम $2 करोड़ पकड़ रहे हैं, और ये $2 करोड़ नहीं है, ये $200 मिलियन है, तकरीबन $20 करोड़ बनते हैं। तो ये हम उनको हमने एग्री किया है। और शायद जो खान साहब चाइना विजिट कर रहे हैं तो वहां से कोई उनको कंफर्मेशन मिली हुई, क्योंकि अपना तो हाथ पहले काफी तंग चल रहा है। अफगानिस्तान को भी हमने कहा हुआ है कि यार जिसकी वजह से मतलब उनको भी इस वक्त ज़रूरत है, दवाइयाँ चाहिए, कुछ कैश भी बाज़ औक़ात चाहिए होता है। डॉलर पहले ही फ्लाई करता हुआ वहाँ जाता है। तो चले, श्रीलंका भी अब एक और मुल्क भी शामिल हो गया अफगानिस्तान के बाद कि वो हमसे लोन मांग रहा है। बस मैं क्या कहूँ, उन पर भी कोई, मैं कहता हूँ कोई मेहरबानी हो दुनिया की, और बाकी उनके हालात भी थोड़े से बेहतर हों कि इस तरह लोन जो है पाकिस्तान से या फिर किसी और मुल्क से ना लेना पड़े। लेकिन इससे ये अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जो अक्सर बात करते रहते हैं कि यार पाकिस्तान बहुत मांगता है, बहुत मांगता है, लेकिन दुनिया में और भी शायद ऐसे कंट्रीज होंगे, हमारी उसमें नहीं होंगे, मतलब रेंज में, वेस्ट अफ्रीकन हैं या बाकी और हैं। अब हमारा कंपैरिजन अब मतलब हम उनके साथ करने लग जाएं या फिर अफगानिस्तान के साथ करने लग जाएं कि वो इतना बेचारों का हाथ हमसे भी ज़्यादा तंग है कि वो हमसे कह रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ दे दो कि हम अपना जो काम है उसको चला सकें। तो अब देखते हैं कि कब पाकिस्तान ये देता है, और ये लेके किससे देगा, ये असल मुद्दा है जो अभी देखना है। अच्छा, मैं तो समझी शायद हम अपने पास से ही देंगे, मतलब हमारे पास नहीं, हम किसी और से पकड़ेंगे और देंगे। लेकिन इस न्यूज को आप किस तरह देखते हैं शीश, एज एन इंडियन? आपको क्या लगता है कि वाकई में पाकिस्तान भी किसी को जो है वो लोन दे सकता है? लेकिन साथ में एक चीज और जोड़ दूं जो मैंने आज ही सुनी है, मियां मंशा हमारे यहाँ एक बिजनेस मैन है, जो कि काफी, जैसे आपके यहाँ अंबानी और दूसरे लोग हैं, इसी तरह से यहाँ पे काफी जाने पहचाने जाते हैं। उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि शायद एक मंथ के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी जी, जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो शायद पाकिस्तान का विजिट करें। मतलब काफी हैरत की बात है, एक तरफ तो फोन नहीं उठाते और फिर विजिट भी करेंगे। तो ये आप कैसे देखते हैं इन दोनों न्यूज को? फर्स्ट ऑफ ऑल आरजू, थैंक्स अगेन फॉर इनवाइटिंग फकार को, और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्ते। देखिए, जो सेकंड वाला पार्ट है वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा जोक सा लगता है, बट ठीक है, इस तरह के जोक बहुत पहले भी होते रहे हैं। लेकिन द पॉइंट हियर इज, जिस तरह से इंडिया सेंट्रिक, चाहे वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक लोग हो या फिर पॉलिटिशियंस हो या फिर स्पोर्ट्स हो, ये इंडिया सेंट्रिक जब फोकस जब तक बना रहेगा ना, तब तक मुझे लगता नहीं है कि कोई खास इम्प्रूवमेंट और मूविंग फॉरवर्ड जिसे कहते हैं ना कि चलो आगे बढ़ो, वो हो नहीं पाएगा। और आपने नहीं सुना होगा, हमारे यहाँ पे अंबानी या अडानी या टाटा या महिंद्रा या और भी जो बड़े बिजनेसमैन है, वो कभी भी कुछ खास पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि बहुत फोकस तरीके से बिजनेस क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कितना करना है, किसके साथ करना है।
तो इस तरह के स्टेटमेंट से क्लियर मुझे लगता है कि एक तो ऑब्वियसली बहुत फनी बात हो जाती है, दूसरा उनके कुछ और अल्टीरियर मोटिव्स और कुछ और नरेशन सेटिंग टेम्पररी ही होगा, लेकिन वो करने की कोशिश करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड आपको कि हाउ डू वी सी एज फार एज द Pakistan giving loan to Sri Lanka is concerned, you know, I'm sure जब अर्जुन ने ये क्वेश्चन पूछा होगा, आपके सारे व्यूअर्स उसी समय हंसे होंगे, फकार के आंसर के टाइम भी हंसे होंगे और मेरे आंसर के टाइम भी हंसेंगे, जैसे हम तीनों हंसे। There is obviously, on a serious note, there is obviously more than meets the eye here. पाकिस्तान का डेट देखिए कितना है, आपके खुद के ऊपर 2020 और 21 के अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखेंगे तो $15 बिलियन ये $200 मिलियन आप कहां से लोन दे देंगे? So there is obviously more than meets the eye here. What is it? ये थोड़े दिनों में निकल के सामने आएगा, बट मैं ये जरूर आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इसमें ट्रायंगल निकल के जरूर सामने आएगा, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड चाइना। चाइना की वजह से श्रीलंका की आज इकोनॉमी बहुत बद से बदतर हो गई है। उन्हें वहां पर कितनी बुरी हालत है, अपनी खुद की करेंसी जब फॉरेन टूरिस्ट बाहर जा रहे हैं तो वो नहीं रिटर्न ले रहे हैं, और रेस्ट वी ऑल नो कि श्रीलंका किस तरह से मैसिव डेट में है चाइना से। अब वो ये ट्रायंगल ही जरूर कोई एंगल है जो निकल के सामने आएगा, लेकिन वी ऑल नो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये कौन सा लोन होता है, जैसे प्रकार ने बताया कि इससे लेके उसको दे देंगे। हमारे पास देखिए किसी एक के पास ना, अगर आपके पास लोन चुका रहे होते हैं और फिर कोई आपसे मांगता तो एक बार सोचा भी जा सकता था, लेकिन आप 2002 से लगातार पाकिस्तान की डेट है वो देखिए बढ़ते जा रही है और पिछले साल $15 बिलियन हो गई है। उसके पहले जब एक सिमिलर एस्टिमेट आया था तब $10.54 बिलियन थी। लगातार इतनी तेजी से आपकी डेट बढ़ते जा रही है, कहां से लेके किसको दे देंगे? इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लोन चुकाना तो दूर की बात है, $15 बिलियन तो क्या है, ये कर्ज है। मुझे तो जितना हमने अभी तक इकोनॉमी और आपके जितने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, ये क्लियर है कि आपके पास तो किस्तें भरने के लिए जो उसका ब्याज है ना $15 बिलियन का, वो भरने के लिए पाकिस्तान के इकोनॉमी में उतनी गवर्नमेंट इकोनॉमी में उतनी पावर नहीं बची है। कहां से $200 मिलियन ऑल्दो इट्स नॉट दैट बिग एन अमाउंट, बट स्टिल जब अपनी जेब पूरी तरह से फटी हो तो दूसरों को आप छुट्टे पैसे भी कैसे दें? हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं। मुझे खुद ये सुन के बड़ी हैरत हुई थी। मैंने कहा उन्होंने मतलब किस तरह से बात की और हमने खैर ओके भी कर दिया है, वो किस बेस पे। लेकिन फखर जैसे मैंने उनकी बात की थी मियां मंशा की, तो हमारे यहाँ तो खैर हमारी फौज भी बोलती है सियासत में, हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी बोलती है, जो हमारे पॉलिटिशियंस उनके अलावा सब बोलते हैं। तो वो बात आप कैसे देखते हैं कि इन केस अगर होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो अगर मियां मंशा ने कहा है तो कोई ना कोई बेस तो होगी उनके पास कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 1 महीने के अंदर उन्होंने कहा कि विजिट कर सकते हैं पाकिस्तान का। उन्होंने बेसिकली अर्ज बिल्कुल मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी है आज टीवी पे। वो ये बात कर रहे हैं कि अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो फिर आपका जो मोदी जी का विजिट है वो पॉसिबल है। लेकिन हालात कैसे बेहतर होंगे, क्या मतलब दिल्ली वाले दिल्ली में बैठे होंगे, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद में बैठे होंगे और खुद ही कोई मतलब जैसे कि कोई मैरेकल होगा और ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो वो उसने कहा था। और वो मतलब आशीष ने बात की कि वहाँ के अंबानी फैमिली हो गई या फिर टाटास वगैरह हो गए या जो भी बड़े बिजनेस जॉइंट्स हैं वहाँ के, वो बात नहीं करते। लेकिन आशीष मैं एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे वो बात करूंगा, वो ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत सख्त जरूरत इसीलिए क्योंकि इस वक्त हम चाइना की जो मार्केट है हम बने हुए हैं कंज्यूमर मार्केट। हम वहां से माल उठाते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ मार्केट लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, आपको हर मार्केट में चाइना का माल मिलेगा और वो वहां से बैठ के जो हैंडलर्स होते हैं या फिर मिडल मैन आप उसको कह दें, वो पैसा कमा रहे हैं और कोई मतलब उसका ना कोई उससे बिजनेस जिसे कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, ना कुछ और हो रहा है। तो अगर वही चीज हमारा हिंदुस्तान के साथ हो जाए तो हमें फायदा इसलिए होगा कि एक तो ये कि जो चीज स्पेशली मेडिसिन हम आप लोगों से अब भी लेते हैं, अगर वो आना शुरू हो जाए। इस वक्त पेनाडोल की शॉर्टेज है मार्केट के अंदर, बड़े सिटीज के अंदर किसी बड़े स्टोर पे आपको पेनाडोल एक आम सी टैबलेट है 15-20 रुपए की वो आती है, वो नहीं अवेलेबल। इस तरीके से बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, फिर मतलब फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, मतलब बेशुमार चीजें हैं।
कि वो हम खरीद सकते हैं, बजाय इसके कि उसको हम जाके मार्केट से पकड़ते हैं। चाइना की वो चीजें, यकीन करें चाइना का फ्रूट उस वक्त पाकिस्तान के हर मार्केट में आपको मिलेगा, लेकिन उसका ना तो कोई जायका है ना कुछ और है, और महंगा, सबसे महंगा वही आपको वहां पे मिलेगा, और अब एक नया टैक्स भी उसके ऊपर लग गया। तो बजाय इसके कि अगर वो चीज वहां से ली जाए, तो अगर वो मुझे वाघा बॉर्डर से, जो इस्लामाबाद पहुंचने में उसको मैक्सिमम 4 आवर्स लगते हैं, अगर खंजराब के थ्रू बाय रोड वो चीज आती है, तो मेरे ख्याल में उसको कम से कम 2 दिन लगेंगे इस्लामाबाद पहुंचते हुए। तो वो उस कंटेस्ट में उसने बात की और मुझे अच्छी लगी, लेकिन उसने ये 7 कंडीशन रखी कि अगर हालात बेहतर हो, तो हालात कैसे बेहतर होंगे वो आपको भी पता है, और बेहतर करने वाले कहां पे बैठे हुए हैं, वो क्या चाहेंगे कि हालात बेहतर हो। अगर वो चाहेंगे तो फिर शायद हो सकता है वाघा बॉर्डर पे आना जाना भी होगा, मोदी जी का विजिट भी हो सकता है, बिजनेस टाइज भी हो सकती है, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अगर हालात बेहतर हुए तो। लेकिन ये कंडीशन मेरे ख्याल में एक ऐसी है कि ये कोई मतलब कोई, मुझे तो लगता है इन्फिनिटी टाइप चीज है, हमें कहीं नजर नहीं आ रहा कि कहाँ पे हालात बेहतर होंगे, और ये सारी। और उन्होंने कहा कि एक मतलब बिहाइंड द कर्टन जो है बातचीत भी चल रही है लोगों की आपस में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। तो शायद कोई थोड़ा बहुत मतलब इतना तो नहीं कि मोदी जी विजिट करें, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, लेकिन ये हो सकता है कि चलो थोड़ा बहुत आना जाना, और या कुछ छोटी मोटी चीजें जो है आप लोगों की तरफ से हमारे मुल्क में आना शुरू हो जाए, और हमारे यहाँ से आप लोगों की तरफ आना शुरू हो जाए। ये शायद मुमकिन है अगले कुछ मतलब अरसे में, लेकिन ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर विजिट्स, ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही बड़ी बात है जो उन्होंने मियां मंशा साहब ने की। बिल्कुल, लेकिन मियां मंशा साहब ने ये कहा था, इसीलिए मैंने फिर पूछा, क्योंकि जाहिर है वो हमारे यहाँ काफी एक बड़ी चीज समझे जाते हैं। लेकिन क्या समझते हैं आशीष आप? जाहिर है पीछे जिसे कहना चाहिए कि बैक स्टेज बातचीत तो अभी भी चल रही है, और मिलना जुलना भी है, पॉलिटिशियंस का भी बातचीत भी है, तो फिर कहीं पे कुछ थोड़ी सी होप है कि कुछ बेहतर हो जाए? नहीं, पर ये मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से अभी कोई इमीडिएटली रिस्पांस मिलेगा, लेकिन देखिए कोई इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है नहीं, और ये मैं जरूर कहना चाहूंगा जो हमने बार बार कहा है कि क्यों बात नहीं हो रही है बात क्यों नहीं हो रही है, इस पर इस्लामाबाद में बात नहीं होती है, बात नहीं हो रही है, बस यही हाईलाइट किया जाता है। लेकिन बात क्यों नहीं की जा रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इस पर कभी कोई पूछता नहीं है, कभी कोई बोलता नहीं है, कभी कोई सोचता नहीं है, एंड दैट इज वेयर इस्लामाबाद रोल कम्स इनटू पिक्चर। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप आतंकवाद बंद कर दीजिए तो आप फिर टमाटर भी ले लीजिए, फिर आप जितने सप्लाईज है वो भी ले लीजिए। मैं टमाटर स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़े दिन पहले उसका बवाल शुरू हुआ था ना बालाकोट स्ट्राइक के बाद में, सो वो दाम बढ़ गए थे, और भी बहुत सारे जो सपोर्ट हो सकता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये क्लियर है, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, यूरोप में, या कहीं भी, अगर आप और आपका पड़ोसी, और वो सभी पर एप्लीकेबल है, अगर दोनों शांति से रहे ना तो दोनों ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली वन डजंट गेट टू चूज द नेबर, वी चूज द फ्रेंड्स, बट वी डोंट गेट टू चूज द नेबर, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर द प्रॉब्लम इज। बांग्लादेश को अगर आप देखिए, इंडिया का भी जो इकोनॉमिक सर्वे है 8.3% इज रफली द जीडीपी, आईएमएफ का है, वर्ल्ड बैंक का है। अगर हम एक एवरेज एस्टिमेट देखेंगे, इंडिया's GDP growth is going to be around 8.5%. Now the growth rate I mean, और लेकिन आप बांग्लादेश को देख लीजिए, वो भी उसके आसपास में, इनफैक्ट बांग्लादेश तो पिछले कई सालों में डबल डिजिट के पास में है कि जो ग्रोथ रेट है, और ये कोई बांग्लादेश की रिजर्व बैंक या इंडिया की रिजर्व बैंक नहीं बोल रही, ये वर्ल्ड बॉडीज कहती है, चाहे वो IMF हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो। वहीं पर आप पाकिस्तान को देख लीजिए, कहाँ ग्रोथ हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट इशू। आप जब भी टेररिज्म को लेकर साथ में चलेंगे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, हमेशा ही एक बैकवर्डनेस रहेगा, और ये बहुत ही सिंपल चीज है, और सिंपल आंसर है बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स इशू का। इंडिया पाकिस्तान के बीच में बातचीत क्यों नहीं हो रही है, ये शुरू हो जाए, वहां से वो शुरू हो जाए। देखिए ये सब शुरुआत ना, चाहे वो आप बस ले लीजिए, चाहे आप ट्रेन ले लीजिए, चाहे आप करतारपुर ले लीजिए, चाहे आप और भी इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव ले लीजिए, हमेशा इस तरह के इनिशिएटिव्स पहले किए गए हैं। अगर अर्लियर गवर्नमेंट है, चाहे वो यूपीए की रही हो कांग्रेस वाली, या फिर एनडीए की रही हो बीजेपी वाली, दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए थे पाकिस्तान के साथ में, जब उस समय रिस्पेक्टिव पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी। लेकिन बदले में क्या मिला, 26/11 को आप देखिएगा कि क्या हुआ। उस समय पे इंडियन डेलीगेशन पाकिस्तान में था, होम मिनिस्ट्री का, और ये अटैक हुआ।
आप लगातार और भी कई इवेंट्स इस तरह के देख लीजिए, इंडिया ने हमेशा कोशिश की, वहां समझौता बस चल रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच में दोस्ती चल रही थी, तभी कारगिल हुआ ना। इस तरह के ऐसे 50 इंसिडेंट्स है। सो आई डोंट थिंक इंडियन गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, कुड बी ब्लेम्ड कि आप ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें जो वकार और आरजू आप कह रहे हैं ना, और इस तरह की चीजें आती भी होंगी पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पे, ये की जा चुकी है। व्हाट डू यू गेट इन रिस्पॉन्स? ये तो पीठ में खंजर भोंकना हुआ ना। और हमारी छोड़िए, चलिए इंडिया से पाकिस्तान के बीच में क्या होगा वो होगा। ये जब टेररिज्म आप लेकर साथ में चल रहे हैं ना, उसका खामियाजा आपके ही लोग भुगत रहे हैं। ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस और आर्मी, ये दो लोगों को छोड़ के बाकी एज ए कंट्री एंड सोसाइटी वो खामियाजा देखिए कौन भुगत रहा है? वही लोग भुगत रहे हैं। जब ग्रे लिस्ट में FATF के डाला जाता है ना, उसका आम आदमी पर असर होता है। जब आपको वर्ल्ड बैंक की तरफ से प्रेशर आता है, उसका आम आदमी पर असर होता है। जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है, उसका यहाँ आर्मी वालों को फर्क पड़ रहा है। ये पिज्जा से लेकर सीमेंट तक बेच रहे हैं, और ये छोड़िए तो अपनी एम्बेसी आपकी बिल्डिंग्स तक बेच डाल रहे हैं। इन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? पॉलिटिशियंस को क्या फर्क पड़ रहा है? वहां आम आदमी को फर्क पड़ रहा है। और ये बड़े बड़े जो बातें हैं ना, ग्रे लिस्ट, IMF, वर्ल्ड बैंक, की आम आदमी को समझ में नहीं आती। जाहिर सी बात है, तो उन्हें ये समझाना जरूरी है, उन्हें ये बताना जरूरी है। एंड आई डोंट सी इन नियर फ्यूचर कोई भी इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर जो दूर दूर तक ये काम करने में दम रखता हो। तो बड़ा सिंपल आंसर है, टेररिज्म छोड़ दीजिए। इंडिया के साथ ही छोड़िए, इंडिया की बात तो दूर है, एटलीस्ट इंटरनली आपका हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। इंडिया वुड लव टू हैव अ स्टेबल नेबर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं से इसकी शुरुआत तो करनी ही होगी। वैसे भी बाजवा साहब ने भी कहा था कि पिछली बातें भूल जाइए और आगे बढ़िए। तो एक मौका तो मेरे ख्याल है देना ही होगा एक दूसरे को, और एक बार और कोशिश तो करनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जहां पे वोट डालना था भारत ने यूक्रेन के लिए और नहीं किया, उसकी क्या वजह आप समझते हैं चीज? देखिए, इंडिया की पॉलिसी, और न केवल इस गवर्नमेंट में, इससे पहले भी बहुत ही क्लियर रही है, वो नॉन अलाइनमेंट वाली रही है। तो कभी भी हम मॉस्को टेबल पर या फिर वॉशिंगटन टेबल की तरफ हम नहीं झुकते हैं, और ये बहुत क्लियर रहा है। तो इंडिया ने एब्सटेन किया है, ना ही वोट किया फॉर, या है ना ही अगेंस्ट किया। तो 10 मेंबर की ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो उसमें इंडिया भी एक 10 में से एक हिस्सा है। तो 3 लोगों ने एब्सटेन किया, 2 जो परमानेंट मेंबर्स है, रशिया और चाइना, उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया। सो इंडिया पॉलिसी हैज बीन प्रीटी क्लियर कि हम, चाहे अमेरिका हो या रशिया, और केवल इस मुद्दे पर नहीं है, किसी भी मुद्दे पर आप उठा के देख लीजिए, इंडिया बिलीव्स इन गोइंग फॉर व्हाट सूट्स एंड व्हाट फेवर्स इंडिया। हम कभी भी ये दोस्ती यारी में कि ये इससे दोस्ती कर ले या उससे दुश्मनी कर ले, जो कि आपको पाकिस्तान की पॉलिसी में कई बार ये हाईलाइटिंग पॉइंट दिखाई देगा कि हम इसके दोस्ती के साथ में चले जाते हैं, उसके दोस्ती के साथ में चले जाते हैं, और वही दोस्त आपको सपोर्ट नहीं कर पाते। हमने मलेशिया देखा है, हमने ईरान देखा है, हमने टर्की देखा है। जब जरूरत पड़ी है, ये कंट्रीज इंडिया के साथ में आ गए हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। एंड देयर वाज अ टाइम 2-3 साल पहले की मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा एकदम कि टर्की के साथ में ये है, हम मलेशिया में साथ में, ईरान ऐसा वैसा, हम नहीं करते हैं। आप US और ईरान के भी इशू को देखिए, इंडिया ने बहुत ही न्यूट्रल पोजीशन लेके रखी थी, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो हम करते हैं। S-400 की बात है, जो US और रशिया के बीच में इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बड़ा इशू बना हुआ है। इंडिया को जब लेना था, इंडिया ने लिया, और एक नहीं 5 बैटरीज ली S-400 की। US मना करते रह गया, आज भी धमकी देता है कि हम सैंक्शन कर देंगे, और इस तरह की कर दीजिए। इंडिया के फेवर में, ऐसा नहीं कि हम न्यूट्रल होना और चुप होना ही हमारी खासियत है। इंडिया के फेवर में जो होगा वो हम करेंगे, और उसके लिए बाय एंड लार्ज नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी वो हम इंडिपेंडेंस टाइम से देख रहे हैं। नॉट जस्ट मोदी गवर्नमेंट, इससे पहले भी जितनी भी गवर्नमेंट्स रही है, बाय एंड लार्ज सभी ने नॉन अलाइनमेंट को फॉलो किया है, एंड इट इज वर्क फॉर इंडिया वेरी वेल। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही बात लेके मैं फखर आपकी तरफ चलूंगी, आपका जैसे लास्ट कमेंट आपका, उसके बाद आशीष की तरफ लास्ट कमेंट के लिए, कि जैसे उन्होंने बताया कि ईरान के साथ भी टर्म्स बेहतर जा रहे हैं इंडिया के, और दूसरी कंट्रीज के साथ भी हम देखते हैं, चाहे इसराइल हो, चाहे सऊदी अरब हो, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया उस तरह से लोन नहीं उठा रहा या कभी नहीं लिया जैसे हम लेते हैं। तो आपको क्या लग रहा है फखर, कि हम कहाँ पे जाके हम भी कुछ सही हो सकते हैं, हमारी भी जो साथ में जो कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि चाइना तो जिस तरह से जगह हम उसे देते जा रहे हैं
कि मोटरवेज भी ले लो और एयरपोर्ट भी ले लो, ये ले लो, ये चीज कब तक पाकिस्तान कर पाएगा? आपकी एक बात बिल्कुल ये सही है कि जब हम कहते हैं कि यार हम मतलब प्रोग्रेस करें, लोग मतलब हमें भी सीरियस लें, पूरी दुनिया में लिया भी जाता रहा। ऐसा नहीं है कि मतलब शुरू से पाकिस्तान ऐसा था, 47 में जब बना था कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रोग्रेस किया पाकिस्तान ने। बट क्या चीजें हुई जब पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हुआ करते थे, इस्लामाबाद के फैसले इस्लामाबाद में हुआ करते थे, या उस वक्त कराची था हमारा कैपिटल। लेकिन जैसे जैसे हमारे फैसले उठकर रियाद में होने लगे, कुछ लोग जो प्रो ईरान है वो तेहरान की तरफ मतलब टिल डाउन हुए, और एक तीसरा ग्रुप हमारा है यूएस का। तो जब ये तीनों लोग मतलब ये देखते हैं कि यार अमेरिका का इंटरेस्ट किस में है, हमने उसको प्रोटेक्ट करना है, बैठे हुए यहाँ पे, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, और यकीनन आशीष भी जर्नलिस्ट है, उनको भी पता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए इस वक्त भी। फिर प्रो ईरान लॉबी है हमारे पाकिस्तान में, वो भी यकीन करें कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें मतलब पढ़ी और देखी हैं पार चिनार और वहां पर कि मैं मतलब हैरान हुआ हूं मैं, ये चीजें, ठीक है, सुन्नी शिया और ये पता नहीं क्या क्या ड्रामे मतलब चलते रहते हैं, ये हुआ। फिर आपने कहा कि लोन, बिल्कुल सही है। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं कहता हूं कंट्रीज को छोड़ दें, हम अपने पेरेंट्स से अगर मुसलसल यही करते रहेंगे कि अपने पेरेंट्स उन्होंने कमाया या कमा रहे हैं और हम उनसे ले रहे हैं और अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपनी अयाशियां लगी हुई हमारी, वो कब तक हमें देंगे? मतलब हो सकते हैं 18-20 साल तक, हो सकते हैं 25 ईयर तक, जब 25 साल तक बंदा पहुंचे कहेगा यार ठीक है चलो देते रहो यार, बच्चा है, माँ बाप के लिए तो वैसे बच्चा होता ही है, लेकिन वो कहेगा नहीं बस भाई इनफ इज इनफ, हमारे पास और नहीं है कि सारी जिंदगी मतलब हम तुम्हें खिलाते रहें। तो अगर अपने पेरेंट्स नहीं खिला सकते तो आप कैसे ये सोचते हो कि अमेरिका आपकी की जिम्मेदारी लेगा, रियाद आपकी जिम्मेदारी लेगा, तेहरान आपकी जिम्मेदारी लेगा, बीजिंग आपकी जिम्मेदारी लेगा, इस्तांबुल आपकी जिम्मेदारी लेगा, या फिर कुआलालंपुर आपकी जिम्मेदारी लेगा? क्यों? और इसके अलावा आरजू एक चीज ये है कि मतलब जो पॉलिटिकल लोग, मैं कहता हूँ पॉलिटिकल लोगों में 100 मसले होंगे, हमारी डेमोक्रेसी बहुत वीक है, इसमें कोई शक नहीं है, मतलब ना होने के बराबर, लेकिन अगर वो इन प्रोसेस चलती रहे, उसके अंदर इंटरफेरेंस ना हो, पिंडी का जो पावर हाउस है वहां से फैसले ना आके और यहाँ पे मुसल्लत हो, तो यकीन करें हो सकते कहीं ना कहीं हम स्टैंड कर जाएं। और साथ में ये चीज कि उनको भी कहा जाए कि सर मतलब आप भी इस मुल्क में हैं और हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, अगर आप ये मतलब डिमांड्स करते रहेंगे और हम चलो एक हद तक, मैंने कहा ना कि बच्चे की पेरेंट्स जो है वो डिमांड्स पूरी करते रहेंगे, लेकिन एक लिमिट आएगी कि उसके बाद वो कहेंगे भाई बेटा हमारे पास तो अब नहीं है कुछ भी, क्या करना है, आपने क्या मारना है हमें। यही इस वक्त हमारे पाकिस्तान की पोजीशन हो चुकी है कि अवाम इस पोजीशन पे पहुंच गई है कि वो कहते हैं अब बेटा जी हमारे पास नहीं है, वैसे वो बेटा जी नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि भाई इनफ इज इनफ। इस वक्त मतलब एक जीएचक्यू से लेटर आता है कि यार 50% रिबेट में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, क्यों? मैं वही यूनिट 40 रुपीज का लूं और उसको वो 15 रुपए का मिले, वजह क्या है? मुझसे एक एक चीज के ऊपर टैक्स लिया जाए, कोई चीज ना छोड़ी जाए, कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, मुझसे उस पर वो कहे कि जी आप टैक्स दो। उनके लिए जी इंपोर्ट्स होनी है उसके यूपर कोई टैक्स नहीं है, उनकी जो कंपनीज के लिए माल आता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तकरीबन 300 अरब रुपए का टैक्स उन्होंने 2 साल पहले यूनेस्को की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था, यूएनडीपी की सॉरी, उन्होंने कहा था कि यार ये 300 अरब का टैक्स जो है ना उन्होंने उसका मतलब एग्जम्पशंस लिए हैं। यार आप कब तक इस तरीके से कंट्रीज को, न घर इसी तरीके से चल सकता है, न मुल्क चल सकता है, न कोई खानदान चल सकता है और कोई जगह नहीं चल सकती जब तक ये चीजें नहीं होंगी। और हम बेशक जिसके मर्जी जितना मर्जी इस पे बहस मुबाहिसा करें और जितना मर्जी इसके लिए किसी रिस्पॉन्सिबल किसी और को ठहराएं, एट द एंड बात यहीं पे आके रुकती है कि जिम्मेदारी हम लोगों की है। हम ही अगर हमने खराब किया है तो हम ही इसको ठीक करेंगे, वरना यही मतलब चलता रहेगा। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि लीबिया की एग्जांपल हमारे सामने है, सीरिया की एग्जांपल हमारे सामने, ये सारी चीजें ऐसे नहीं हुई, इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल था वहां पर। इधर इस वक्त पाकिस्तान में भी आपकी फौज, में कहता हूं ना, मतलब पाकिस्तान की फौज क्या, मैं कहता हूं अमेरिका की फौज क्यों ना हो, कि एक मतलब जिसे कहते हैं कि एक आदमी के ऊपर तकरीबन कोई 2 से 3 लाख डॉलर एनुअली वो स्पेंड करते हैं, उनकी फौज क्यों ना हो, वो भी नहीं कंट्रोल कर सकती जब तक आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग ना हो। अमेरिका की सिर्फ फौज स्ट्रांग नहीं है, उनकी इकोनॉमी पहले, उसके बाद फिर उनके मतलब उनके बहरी बेड़े कभी उनको चाइना में भेज देते हैं, तो कभी जाके वो आजकल यूएई वालों को कह दिया कि भाई हम आपके हेल्प के लिए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि वो दुनिया के ऊपर रूल कर रहे हैं।
बातों से नहीं होता, और न सिर्फ एटम बम अगर आपने बना दिया तो आपने मतलब दावा कर लिया कि भाई हम न्यूक्लियर पावर बन गए तो आपका सारा कुछ सही हो गया। ना न्यूक्लियर से होता है, जब तक आप सीरियसनेस शो नहीं करते और काम नहीं करते अपनी इकोनॉमी को सही करने के लिए। यकीन करें कुछ भी कर लें, एक एटम बम तो क्या मैं कहता हूँ 2000 एटम बम आपके पास क्यों ना हो, क्या करेंगे चाटेंगे, खाएंगे जब आपके पास खाने को नहीं होगा, या कुछ और करेंगे। अगर अभी तो इनके एटम बम जो इन्होंने बनाए, जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उसके ऊपर भी बात होती रहती है, कभी किसी कंट्री के लिए, कभी कहीं। लेकिन लास्ट में आशीष मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आप लोगों ने वोटिंग नहीं की यूक्रेन के लिए, तो उससे आप ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के साथ आपके टर्म्स खराब होने लगे हैं, वो नाराज हो जाए और कोई इस तरह की बात? क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं, इंडिया से एक दो दोस्तों से मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि हो सकता है कि अमेरिका इस पे कुछ नाराज हो जाए भारत से। अभी इतना इंडिया वीक नहीं है कि इस तरह के इश्यूज पर किसी भी बड़े कंट्री के साथ में या फिर छोटे कंट्री के साथ में कोई रिलेशन खराब हो जाए। और डिप्लोमेसी में हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा गिव एंड टेक होता रहता है, और समय समय की बात है, जिसको जिस कंट्री को जिस समय जो सूट करता है वो करता है। बस आपके अंदर वो मजबूती होनी चाहिए। वन क्विक पॉइंट आई वांट टू टेक इट फॉरवर्ड, जो फकार ने कहा, देखिए लॉबी होना किसी भी कंट्री के अंदर किसी रीजन को लेके वो इतना डेट्रीमेंटल नहीं होता है। वो इनफैक्ट अगर आप अच्छे से आपकी कंट्री ग्रो कर रही हो तो वो बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन वाला भी एक एडिशन करता है। यूएस में भी चाइना वाली लॉबी है, यूएस में भी रशिया वाली लॉबी है, मॉस्को में भी यूएस वाली लॉबी है, मॉस्को में भी बीजिंग वाली लॉबी है, इंडिया में भी यूएस पाकिस्तान वाली लॉबी है। बहुत सारे लॉबीज अपनी जगह पर हैं, कहीं पर वो वैलिड है, कहीं पर वो ग्रे एरिया में है। दैट डजंट मैटर। इसीलिए मैंने जो जो बात कही ना कि उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ। इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान के डिसीजन मिडिल ईस्ट में या फिर किसी और कंट्रीज में लिए जाने लगे, वो इशू बना। इशू ये बना कि पाकिस्तान के डिसीजन इस्लामाबाद के बजाय रावलपिंडी से लिए जाने लगे। दैट्स वेयर द इशू इज। और जब आप देखिए, इट्स नॉट अबाउट द साइज ऑफ द कंट्री। बहुत सारी कंट्रीज है जो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत छोटी होकर भी अच्छे से ग्रो कर रही है। बांग्लादेश का हमने एग्जांपल दिया, भूटान को भी आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। लोन तो आप यही मान लीजिए कि लोन जब आपको कोई देने आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे बहुत ज्यादा लंबा विजन रख के आ रहा है। श्रीलंका भी बहुत खुश हो रहा था कि हम लोन लेंगे, ये सीपेक का ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप देखिए उनकी हालत बहुत खराब है और भी अब आगे खराब होने वाली है। सो दैट इज वेयर द इशू इज कि आप जब लोन लेने के लिए जाएंगे ना, आप उस रैपिड डिक्लाइन पे रहेंगे जहां से आपको वापस आना बहुत ही मुश्किल होगा। मुझे लगता नहीं है आरजू फकार कि पाकिस्तान में, चाहे वो इकोनॉमिकली देखिए, पॉलिटिकली देखिए या फिर सोशली देखिए, इस बात की क्लैरिटी भी है ये कि अब आए कैसे इससे बाहर। सिचुएशन की रियलाइजेशन शायद कुछ खेमे में आपकी सोसाइटी में, चाहे मीडिया हो या बाकी जगहों पर, रियलाइजेशन हो सकती है कुछ लोगों में, वो भी फुल्ली नहीं है, कि हम कितने बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ये रियलाइजेशन शायद कुछ खेमे में है, लेकिन मुझे दूर दूर तक पाकिस्तान के किसी भी वर्टिकल में ये प्लान नहीं दिखता है कि करना क्या है। अब जो है सो है, जो हो गया सो हो गया। आगे 22 में क्या करें, 23 में क्या करें, 25 का प्लान क्या है, 30 का प्लान क्या है, लोन को कैसे खत्म करेंगे, ये इसका दूर दूर तक मुझे किसी भी एंगल से, किसी भी वर्टिकल में दिखता नहीं है। एंड दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन। मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली से देख के उसको इस तरह से देखता हूँ कि इट मीन्स कि जो हो रहा है ना, उसे होने दिया जा रहा है और भी आगे होने दिया जाएगा। जब तक आपने इस स्लिपरी स्लोप को बहुत ही अच्छे से और तुरंत अरेस्ट नहीं किया, ये आपको रियलाइज भी नहीं होगा। जैसे श्रीलंका को रियलाइज नहीं हुआ ना, कुछ सालों में ही कहां से कहां आ गया, पाकिस्तान को भी शायद रियलाइज नहीं होगा। न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह कोई बड़ी बात नहीं होती है। there is a huge gap which is called in military and strategic domain the escalation matrix। वो एक जवान हाथ से लड़ता है और फिर गोली से लड़ता है, फिर वो स्नाइपर जाता है, फिर वो आर्टिलरी होती है, वहां से लेके आप न्यूक्लियर बॉम्ब तक, इसके बीच में बहुत गैप है। और उसी गैप में हमने देखा उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसी के बाद में हमने देखा कि पुलवामा के बाद में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, और इससे और भी ऊपर जा सकता है। एस्केलेशन मैट्रिक्स में ना बहुत वाइड गैप है। तो न्यूक्लियर वाली चीजें तो बहुत दूर में आएंगी, जब आएंगी तब आएंगी, लेकिन उसके पहले ही काम बहुत ज्यादा तमाम हो सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी हो या फिर इकोनॉमी। तो ये रियलाइजेशन मुझे लगता है कि लैकिंग है, which must be focused on and obviously media, a section of media could do that। करे कैसे बाहर, आए कैसे बाहर, इस पर काम होना शुरू होना जरूरी है।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मीडिया इस पे बात कर सकता है और बात करता रहता है, लेकिन जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं ये काम उनका है और उनको ही करना भी चाहिए, और इसको जल्द से जल्द इस चीज को उनको हैंडल करना चाहिए कि हैंडल करने में इनसे कहाँ पे चूक हो रही है ये लोग समझ सकते हैं। मीडिया सिर्फ चीजें हाईलाइट ही कर सकता है, क्योंकि पावर और पॉलिसी मेकर्स तो दूसरे ही लोग होते हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोगों ने ज्वाइन किया आज, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, फिर मुलाकात होगी। थैंक्स। थैंक यू।